We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. चुनाव का पर्व देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझ कर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव। हमारी मांग है वीवीपैट को भी साथ में रखा जाए और दोनों की गिनती की जाए। Completed within 3 or 4. ये चुनाव का समय है। जब दूसरे किसी मुल्क में जब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो हमारे देश में क्यों हो रहा है? EVM are 100% safe। हर शेड्यूल, हर तारीख, हर समय के लिए तैयार। थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम। इस चुनाव को स्वागत करता हूँ। इलेक्शन अनाउंस हो गया है। चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चर्चा की घोषणा की है। So now our request is to all the voters to get in. 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों का ऐलान हो गया और इसी के साथ लागू हो गई देश भर में आचार संहिता। इस बार लगभग 97 करोड़ लोग वोट डालेंगे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। चुनावों की पूरी पिक्चर तो नतीजों के बाद दिखेगी, लेकिन अतरंगी भारत के सतरंगी चुनावों का ट्रेलर तो हम आपको अगले 1 घंटे में दिखाने जा रहे हैं। कैसे कैसे वादे, कैसे वोटर साधे, कौन बना किसका सहारा, कौन कर गया किससे किनारा, यानी चुनावी पिक्चर का पूरा मसाला देखिए हमारे साथ। बीजेपी के कार्यकर्ता हर शेड्यूल, हर तारीख, हर समय के लिए तैयार। हमला आप पर बोला जाएगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब दो। 10 साल बाद भी अगर आपको विपक्ष पर ही हमला करना है तो माफ कीजिएगा, आप विपक्ष में रहने लायक हैं, आप सरकार में रहने लायक नहीं है। अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्पष्ट है, जनता के बीच में जाकर विकास कार्यों के नाम पर वोट लेना यही भाजपा का एजेंडा। मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी। गरीब महिला को हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। तो सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ते हैं। बहनों आ गया सबके खाते में पैसा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को। लोग बड़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ और बीजेपी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सत्ता ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। जनता तय करेगी, मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया गठबंधन को मौका देगी। अच्छी तरह से गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से इंडिया गठबंधन के सांसद संसद में जाएंगे। हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम 1500 रुपए देंगे। चुनावों की तारीख मिलते ही नेताओं का ये कॉन्फिडेंस देश के चुनाव को दिलचस्प बना देता है। फैसला जनता को सुनाना है अपने वोटों से, लेकिन नेताओं के दावे देखिए, क्या भरोसा है, वाह। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। और आम जनता परेशान है, आम जनता इस सरकार से उबी है और पूरी ताकत के साथ जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनाएगी। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी पूरी तरह तैयार है। यहाँ एनडीए की नई गवर्नमेंट बनी है और एनडीए में डबल इंजन की सरकार है और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार का भरपूर फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। और जो आने वाला समय है, जो रिजल्ट होगा, उसमें 40 का 40 सीट बिहार में निश्चित रूप से जीतेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। चुनावी कैलेंडर में फिलहाल तय ये हुआ है कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्य की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल है, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए वोट 7 मई को डाले जाएंगे। इसमें 12 राज्य की 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पांचवें चरण में
20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए, छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों और 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून मतगणना की तारीख है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल हो। धन्यवाद। बोल सकता हूं कि हमने 5 साल में 2 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। लोग, पंजाब के लोग जो हैं वो भी खुश हैं मान साहब की सरकार से। तो हमने एक तरफ वो 70-75 साल राज करने वाली पार्टियां और 1-2 वर्ष का हमारा रिपोर्ट कार्ड, लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम 13 में से 13 सीटें पंजाब की जीतेंगे। 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार विजय का इतिहास बनाएगी। हर बूथ हम मोदी बूथ बनाएंगे और हर बूथ पर 370 प्लस वोट करते हुए इस बार इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी में जुटा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। एक दिन सभी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 40 हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र है, अगर वो एक साथ हो रहा है तो मुझे आश्चर्य इसलिए है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो डिस्टर्ब इलाके माने जाते हैं और हमेशा उनका चुनाव अलग से होता रहा है। अब इसमें क्या रणनीति है इलेक्शन आयोग की हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में कभी भी एक फेज में चुनाव नहीं हुआ है। तो अब होगा ये कि नेताओं की दलीलें, वादे, इरादे, सियासत, सत्ता, समीकरण सब जाएंगे जनता के दरबार में। जनता सबको सुनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ भी विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। फिर इनमें से ही अपना नेता चुनेगी। बाकी नेताजी लोग तो लगे ही हैं महीनों से जनता के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने में। अब देखिए चुनावी मौसम में वोटों के लिए क्या क्या न किया। इस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है। उनके पास अरबों रुपए होगा दूसरी पार्टी वालों के पास, हमारे पास अरबों लोगों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद ही हमको साहस देता है, हिम्मत देता है। जिनके दरवाजे बंद थे, जिनके लिए दरवाजे बंद थे, उनके लिए खिड़कियां खोल दी। मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब इसमें गलत क्या है? चुनावी मौसम में तो चुनावी राजनीति ही न चलेगी। अब राजनीति में चाचा बड़ा न भतीजा, सबसे बड़ा नतीजा। इसीलिए तो रिश्तों के बीच खिंची तलवार है। जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया गलत है। कुछ हमारी मजबूरियां हैं, पारिवारिक बात है, जिसको मैं प्रेस मीडिया में ओपन नहीं कर सकता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है। चिराग पासवान जी ने जाकर मुझको काट दिया, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक टोटल फंक्शन मैं करता था। जनता जनार्दन के लिए मुफ्त की भरमार है। सरकारी योजनाओं में उपहार ही उपहार है। बोलो बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को। बस ये समझ लीजिए कि चुनावी मौसम में चुनावी बयार है, दोस्ती के वादे हैं, जीत के इरादे हैं, प्रतिद्वंदियों से जमकर तकरार है, रूठों को मनाने का मनिहार है। नेताजी की फील्डिंग सेट है, जनता को फिर अपनी बारी का इंतजार है। चुनावी मौसम बड़ा जादुई भी होता है।
हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें सुनाई देने लगती हैं। जनता को राहत जैसा महसूस होने लगता है। जिन चीजों की कीमतें 5 वर्षों तक मुद्दा बनी रहती हैं, उनके भी दाम घटने लगते हैं। चुनावों की घोषणा से 2 दिन पहले पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम पूरे 2 रुपए घट गए। अब राजनीति का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना, तो वो भी शुरू हो गया। शुक्र है 2 रुपया तो हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ असर हुआ है। और राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं और करोड़ों परिवार परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है उनकी। कांग्रेस पार्टी इस समय होती या कांग्रेस का गोदी कुनबा इस समय जो है वो सरकार में होता तो चौतरफा जो है वो किल्लत का माहौल होता। उसके अलावा जो भी दुनिया के जो है जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से जो है वो समय समय पर जो है वो कंपनियां, तमाम एजेंसियां और सरकार जो है वो मूल्यों का निर्धारण करती है और मैं मानता हूं कि अच्छा है। पिछले 5 सालों में लगातार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने का काम किया है और अब 2 रुपए कम करके जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। हमारे नेतृत्व ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, प्रदेश की जनता को काफी राहत मिली है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी का, अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब एक दूसरे पर आरोप है कि पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपए घटाने का फैसला चुनावी है। अरे भाई, मौसम ही चुनावी है तो फैसला चुनावी होने में क्या हर्ज? और फिर जनता को क्या? जनता को तो दाम कम से मतलब, तब करें या अब, है कि नहीं? फर्क तो पड़ेगा, आसानी होगा क्योंकि डेली में कम 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ जी, तो उसकी वजह से तो सुविधा होगा। अच्छा मैसेज हुआ कम होने के लिए, बहुत अच्छा कम करे 2 रुपए का भी है। 2 रुपये में क्या असर पड़ेगा? 2 रुपये में कोई असर नहीं। 2 रुपये में क्या असर पड़ेगा? सर 2 रुपये कटौती नहीं कहलाती, कुछ कम से कम 2 रुपये से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इतना है, कम से कम 10 रुपये कुछ कम होता तो समझ में आता। कुछ भी कटौती नहीं है, कम से कम 10 से 20 रुपए कटौती होना चाहिए। 2 से 3 हजार रुपए का पर मंथ हमें पेट्रोल लगता है, तो सबसे ज्यादा कंज्यूमेशन तो इसी पे है हमें। आप बढ़िया ना, खुशी की बात है, कम हुआ था, ठीक है। जनता के चेहरे की खुशी अगर चुनावों से पहले बढ़ जाए तो बढ़िया वोट मिलने की गारंटी जैसे दिखने लगती है। 2 रुपए की कीमत विपक्ष को कितना परेशान करे, ये तो विपक्ष ही जाने। चुनाव के पहले तो बहुत कुछ होगा। 2 ही रुपए क्यों घटाए गए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बहुत कम हुआ है? तो भारत की जनता को क्यों सस्ते तेल से वंचित रखा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमने $130-140 पर बैरल खरीद के भी कभी कीमतें 70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी। इनका तो 100 पार हो गया। तो ये सीधा साधा खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई, पर अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए मोदी सरकार ने कीमतें उस अनुपात में नहीं घटाई। वैसे कीमतें तो पंजाब में भी सस्ती हुई हैं इंपोर्टेड शराब पर। अब लोकतंत्र का काम तो वोटों से ही चलेगा ना, और वोट पाने के लिए अपने अपने वोट बैंक को कोई खुश रखे तो इसमें क्या गलत है? उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। 47% वोटर महिलाएं हैं देश में। प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में इनका साथ भी खूब मिलता है। फिर महिला दिवस पर कोई उपहार देना भी तो बनता था। पूरे 100 रुपए गैस सिलेंडर पर कम करके दे दिया उपहार प्रधानमंत्री ने। 100 रुपए का तोहफा दिए हैं मोदी जी, अच्छी बात है। और भी राहत देना चाहिए। अब गैस ही नहीं है, जैसे कि राशन का सामान है, हर चीज है जिस पर GST लगा हुआ है, उस पर भी उनको राहत देना चाहिए। सिर्फ 100 रुपया गैस पर करने से महिला थोड़ी खुश होगी, उनको आगे और सोचना चाहिए कि 100 रुपया कम हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू भी रहना चाहिए। और मोदी जी ऐसे तो सब कुछ जो भी महिला लोग के लिए करते हैं, बहुत करते आए हैं और ये बहुत
मतलब ये खुशी की बात है कि 100 रुपीज़ कम हुआ है, लेकिन ये आगे अब कंटिन्यू रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। 100 रुपया कम किए हैं तो ठीक है, इससे राहत मिलेगी सबको और प्लस खर्चा भी कम होगा। इस पर मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि घरेलू गैस पे 100 रुपये कम किए हैं। वैसे तो बहुत महंगाई हो चुकी थी, गैस पर भी बहुत दाम बढ़े हुए थे, लेकिन अब कुछ राहत मिली है कि 100 रुपये तो कम हुए। इससे हमारे घरेलू बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब चुनावी मौसम में महिला दिवस पड़ गया तो इसमें कोई क्या करे। विपक्ष इसी पर आग बबूला है कि ये चाल तो चुनावी है। जब हम गारंटी देते हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं करते। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा। क्यों? पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला, किसी भी दुर्भाग्य कारण वो वापस आए तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। जनता तो वैसे भी जनार्दन कही जाती है, नीति नियत सब समझती है। वोटों से फैसला लेगी और तब ये भी बता देगी कि उसे क्या पसंद आया और क्या ना पसंद। ये पब्लिक है, सब जानती है। पहले दोनों हाथों लेती है जब एक उंगली से ईवीएम की मशीन का मनपसंद बटन दबाती है, और यहीं से निकली फ्री की पॉलिटिक्स। वैसे इसकी शुरुआत 1967 में तमिलनाडु से हुई थी। डीएमके ने चुनावों में 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने का ऐलान किया था। तब देश में खाद्यान्न का संकट था। स्कीम जनता को खूब भाई, डीएमके को भर भर कर वोट मिले। उन चुनावों में डीएमके ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। तब से ये परंपरा इतनी विकसित हुई कि हर चुनाव में सुनाई और दिखाई देती है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। महीने के 1000 यानी साल भर के 12,000। अब इतने में वोट मिल जाए और सरकार बन जाए तो फिर क्या बुराई है। मौसम चुनावी है तो दिल्ली सरकार के बजट में ये भी जुड़ गया। हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। वैसे फ्री पानी, मुफ्त की बिजली, 3 टाइम मुफ्त का खाना, ये सब तो पहले से ही चल रहा था। अब अलग अलग राज्यों से वोट पाना है तो जनता को फ्री से लुभाना है। ये 2 एमपी हमारे जिता दीजिए, ये इतना शानदार काम करेंगे। एक तरफ आपकी आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर और दूसरी तरफ आपके इलाके का विकास करेंगे। स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, आपके इलाके का विकास करेंगे। अगर इन दोनों का काम पसंद नहीं आए, 2027 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। वैसे फ्री की घोषणाओं के दायरे में महिला वोटर्स को साधने की कोशिशें अधिक रहती हैं। कम से कम आंकड़े तो यही बताते हैं। अब देखिए, हिमाचल सरकार 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में महिलाओं को देती है। तमिलनाडु में महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। छत्तीसगढ़ में 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए लाडली बहना के तहत महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए प्रति माह, पश्चिम बंगाल में भी 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए, इसे तो ये भी समझा जा सकता है कि वोटों के मैदान में महिलाओं के सम्मान में फ्री की योजनाएं हैं। लेकिन देखिए तो फ्री कैसे ट्रेंड कर रहा है देश में। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को हर महीने 1045 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार घर घर मुफ्त अनाज योजना चला रही है
और 600 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के विदेशी छात्रों को मुफ्त बीमा योजना में 10 लाख तक की मदद दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की गारंटी दी है। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। अभी चुनावों की तारीख घोषित हुई है। चुनावी घोषणा पत्र बनते बनते फ्री की भरमार होना तय है। वैसे भी जनता को एक साथ एक फ्री की योजना ज्यादा लुभाती है। राजनीति भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अच्छा, चुनावी मौसम आते ही सुर तो बदलने लगते हैं ही, संगत भी बदल जाती है। बस ये समझ लीजिए कि निष्ठाओं की रंगत ही बदल जाती है। एक पार्टी का राग गाने वाली दूसरी पार्टी के संगीत पर झूमने लगते हैं। मतलब बड़े बड़े दिग्गज वोटों के लिहाज से सुरक्षित ठिकाने ढूंढते नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल के सांसद अर्जुन सिंह का तो जैसे तैसे राजनीतिक चक्र पूरा हो गया। बीजेपी से टीएमसी और अब ठीक चुनावों से पहले फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। दावा ये कि टिकट की राजनीति के लिए नहीं, बैरकपुर को बचाने की जंग है। अर्जुन सिंह के साथ तृणमूल के सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी अंतरात्मा की आवाज पर पाला बदल गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये नाम देखिए, कद देखिए, पद देखिए। कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन सत्ता के खेल में पूरी राजनीति ने ही यू टर्न ले लिया। कांग्रेस के विभाकर शास्त्री 14 फरवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के अशोक चौहान 13 फरवरी 2024 को बीजेपी में आ गए। कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी 2024 को अजीत पवार वाली एनसीपी में आ गए। कांग्रेस के जगदीश शेट्टार 25 जनवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर 20 जनवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा 14 जनवरी 2024 को शिवसेना शिंदे में आ गए। बीजेपी के जी विवेक 2 नवंबर 2023 को कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी 25 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस में शामिल हुए। ये दल बदल सिर्फ ट्रेलर है। अब जरा बिहार में देखिए, पिछले 1 महीने में 4 आरजेडी और 3 कांग्रेस के विधायक पाला बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के दौरान करीब 7 समाजवादी पार्टी विधायकों ने पार्टी से निष्ठा बदल ली और बीजेपी को बड़ी जीत दी। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 3 बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। 2 और बड़े नेता कतार में हैं। चर्चा तो कमलनाथ के नाम की भी हुई थी। आचार संहिता लगी है देश में, लेकिन दल बदल पर तो ये कम से कम लागू नहीं हो। अभी राजनीतिक पार्टियों की कई उम्मीदवारों की लिस्ट आनी, लिहाजा दल बदल कहिए, पाला बदल कहिए या निष्ठा बदलना कहिए, काफी कुछ देखने को मिल सकता है। चुनावी मौसम में सबसे अधिक उथल पुथल रिश्तों में होती है। अब देखिए, इन दिनों कई राज्यों में चाचा भतीजा के बीच तलवारें खींची हैं। मुद्दा वही कुर्सी का, न चाचा चुप न भतीजा शांत। चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। यहाँ चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव और भतीजा यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। चाचा यूपी की बदायूं सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी कई दिनों तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ले ली। माहौल तो देख ही रहे हो, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और समाजवादी के पार्टी में इसीलिए चुनाव में गड़बड़ियां प्रशासन के द्वारा और कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने सोच समझ करके ही यहाँ भेजा है, और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है
उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो फिर दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। वैसे चाचा भतीजा के रिश्ते अधिकतर नीम कभी शहद शहद जैसे रहे हैं। अब मौसम चुनावी है तो बातें भी चुनावी होंगी। अब यूपी में चाचा भतीजे के रिश्ते जैसे हैं, लेकिन बिहार में मसला इतना जटिल है कि एनडीए के गले की हड्डी बना हुआ है। जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। यहाँ चाचा भतीजा के बीच ऐसा घमासान छिड़ा है कि बस पूछिए मत। और मुद्दे एक नहीं कई हैं। चाचा की एलजेपी को एक भी सीट नहीं, चिराग की एलजेपी के खाते में आई 5 सीटें। अब यहाँ आपस में सीटें कैसे बटें, पेच यही फंसा है। दूसरा मुद्दा है हाजीपुर की सीट। कभी रामविलास पासवान यहाँ से अपनी राजनीति चलाते थे, अब इस सीट पर चाचा और भतीजा दोनों की दावेदारी है। गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। अभी बात चल रही है, ऐसा नहीं किसी का घोषणा तो हुआ नहीं है। हम क्या बोलते हैं, चिराग जी क्या बोलते हैं, जब तक संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त घोषणा नहीं होता है, जब तक एनडीए का घोषणा नहीं होता है, तब तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसको क्या मिला किसको नहीं मिला। एनडीए को चिंता है कि चाचा भतीजा की जंग में कहीं बिहार का समीकरण बिगड़ न जाए। लेकिन राजनीति में कुछ कहा जाता है और कुछ छुपाया भी जाता है। फिलहाल दावा तो यह है कि बिहार में चाचा भतीजा संग्राम का एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राजनीति में सभी का अपनी बात रखने का अधिकार होता है, सभी का जनता के सामने अपनी स्ट्रेंथ रखने का, स्ट्रेंथ के आधार पर डिमांड रखने का अधिकार होता है। जब मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं और डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करता है और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल कर आता है। मुझे पूरा भरोसा है बिहार में एनडीए में कोई बिखराव नहीं होगा और बिहार की इस बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए। अच्छा, कुर्सी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मारकाट चाचा भतीजे के बीच ही मची है। देखिए महाराष्ट्र की स्थिति। अब लोकसभा चुनावों की तैयारी है और मौसम भी पूरी तरह चुनावी है, तो हर बार एक नई तकरार है। एनसीपी के बीच पार्टी का सिंबल और नाम तो बंट ही गया था, इस बार रार ठन गई शरद पवार के फोटो के इस्तेमाल को लेकर। आम्ही ही भूमिका घेतल्यानंतर आम्ही ते सगळं वापरत होतो, त्यावेळेस त्यांनी मीडियामध्ये सांगितलं की माझा फोटो जर कोणी वापरला तर मला ऍक्शन घ्यावी लागेल, ऍक्शन घ्यावी लागेल। आणि ते म्हटल्यानंतर आम्ही ते बंद केलं। आम्ही आता सुसंस्कृत नेते म्हणून चव्हाण साहेबांचा फोटो लावतो आणि लोकांच्या समोर जातो। मतलब ये कि अजीत पवार गुट को कोर्ट से नसीहत मिली है कि चाचा की फोटो इस्तेमाल न करें। कड़वाहट का आलम यह है कि अजीत पवार चाचा की पारंपरिक सीट पर पार्टी के प्रचार में शरद पवार गुट में अपनी बहन को ही ललकार रहे हैं। आता बारामतीमध्ये मला एका माणसाचं नाव सांगा, दादागिरी करतो ज्याला त्याच्याकडे बघतोच कसं काय। शरद पवार ने भी भतीजे को पटखनी देने के लिए अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी अनंत राव से हाथ मिला लिया है। उद्धव जी चाहते थे आदित्य ठाकरे सीएम बने, तो उनके यहाँ से एक बहुत बड़ा कुनबा निकल गया। उनके कुनबे में से बहुत सारे लोग निकले क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाला साहब के समय से शिवसेना में काम करने वाले लोगों ने उद्धव जी को ठीक स्वीकार कर लिया, अब आदित्य को स्वीकार करे तो वो उनको मान्य नहीं था। पवार साहब भी अपनी बेटी को नेता बनाना चाहते थे, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे। पुत्र पुत्री मोह ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा है।
ये वास्तविकता है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तीनों पार्टी के बीच में ज्यादातर सीटों का बंटवारा नाम के साथ हो चुका है, कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला है। और डिस्प्यूट होगा ये मानकर अगर इंडी अलायंस अपना सीट घोषित नहीं करता है तो जल्दी कर दे, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनीति है, यहाँ रिश्तों की परिभाषा भी सत्ता के नफा नुकसान के आधार पर तय होती है। वैसे भी राजनीति में न चाचा भतीजे की जंग पुरानी है, न सत्ता की लड़ाई में रिश्तों की कुर्बानियों की कहानी। देश में चुनाव भले ही अलग अलग चरणों में हो रहे हों, लेकिन नेताओं के लिए चुनाव कहते हैं 2 ही चरणों में होते हैं। पहला जनता के चरणों में, दूसरा मंदिर मंदिर आस्था के चरणों में। चुनावी मौसम में कमाल का भक्ति भाव भी दिखने लगा है। चुनावी मौसम में वोटर्स के लिए तो नेताओं का भक्ति भाव जागृत होता ही है। भगवान के प्रति आस्था और भी गहरी हो जाती है। जहां रैली वहां भगवान के दर पर हाजिरी लगाना जरूरी लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन से इस वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ किया था। उससे पहले कई मंदिरों की परिक्रमा की। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। 19 फरवरी को यूपी के संभल में कालकी धाम मंदिर की नींव रखी। 25 फरवरी को द्वारका में समुद्र के अंदर पूजा की। 5 मार्च को उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा की। 9 मार्च को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री निजी आस्था के चलते मंदिर जाते हैं। विपक्ष आरोप वोट बैंक की राजनीति का लगाता है। वैसे बीजेपी के चुनाव प्रचार के केंद्र में इस बार राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से है। वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया, हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। श्री राम लला मंदिर चुनावों में एक धार्मिक मुद्दे के तौर पर है, तो विपक्ष भी आस्था के मुद्दे के जवाब में आस्था की नई लकीर खींचने में जुटा है। 3 फरवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर गए। 7 फरवरी को सुंदरगढ़ वेद व्यास मंदिर में पूजा की। 17 फरवरी को वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। 5 मार्च को उज्जैन महाकाल और 14 मार्च को नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा की। आस्था निजी हो सकती है, लेकिन वो जातियों से परे धार्मिक रूप से एक वोट बैंक भी बनाती है। हर दल इसे बखूबी समझ रहा है, लिहाजा मंदिर जाकर जनता के बीच अपना संदेश देना नहीं भूल रहा। 12 फरवरी को केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या श्री राम लला मंदिर के दर्शन को पहुंचे। 13 फरवरी को अखिलेश यादव ने सपरिवार केदारेश्वर मंदिर की शिला का पूजन किया। धार्मिक यात्राएं राजनीति को प्रभावित तो करती हैं, मौसम चुनावी हो तो और भी ज्यादा। वैसे जिस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने काली घाट मंदिर में उसी समय पूजा अर्चना की। सबकी आस्था अपनी है, इसी तरह जनता का विचार भी अपना है। चुनावों की तारीखें आ चुकी हैं, अब बारी जनता की है। ये चुनाव सिर्फ एक और लोकसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों के बीच देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। दुनिया की सबसे बड़ी मतदाता आबादी वोट करेगी तो दुनिया के सबसे विशालतम लोकतंत्र के तौर पर भारत का पक्ष मजबूत करेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।